ओके, हेलो, वेलकम। सो आज अभी जो हमारे पास अगला सेक्शन है दैट इज़ 1.3। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो लिखा है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक मतलब हम ऐसे मटेरियल की बात करने वाले हैं जिनसे हो करके करंट का फ्लो हो सकता है, जिससे हो करके चार्ज फ्लो हो जाते हैं। और जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और अगर कोई ऐसे मटेरियल है जो अपने से होकर के चार्ज को आगे फ्लो नहीं होने देते हैं तो उनको हम धारा रोधी या विद्युत रोधी कहते हैं। तो चालक एक तरह के पदार्थ हो गए जिनसे होकर के चार्ज रास्ता पा जाते हैं। ओके, और जो हमारे पास विद्युत रोधी हैं ये दूसरी प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो अपने से हो करके किसी तरह के आवेशों का प्रवाह नहीं होने देते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर फिर से हमारे सामने है कि हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़ने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाती है। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपने देखा कि अगर आप ऊन स्वेटर लें और उसके ऊपर आप प्लास्टिक को रगड़ें तो प्लास्टिक पर एक तरह के चार्ज आ जाते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि उस पर चार्ज आ गए हैं? हम उस प्लास्टिक की छड़ को जब किसी कागज़ के टुकड़ों के पास या जो थर्माकोल के टुकड़े होते हैं उनके पास ले जाते हैं तो वो चिपकाता है उसको। तो चिपकाने के कारण हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारी प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की रॉड है, इस पर रगड़ने की वजह से चार्ज आ गए हैं। लेकिन अगर यही काम हम स्वेटर बुनने वाली सलाई से करें तो ऐसा नहीं होता है। स्वेटर बुनने वाली जो सलाई होती है या कोई भी स्टील की धातु, सरिया ले लो, कोई चम्मच ले लो आप, जो घरों में इस्तेमाल होता है, तो उससे जब आप करोगे यही प्रयोग तो आपको वो चम्मच कागज़ के टुकड़े चिपकाता हुआ नहीं दिखेगा। तो सवाल ये है कि अगर धातु की छड़ को ऊन से रगड़ने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं देती है, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु वाले भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो वो आवेशित होने का संकेत देती है। मतलब वो जो चम्मच है, उस चम्मच को अगर हम हाथ में पकड़ कर रगड़ें तो उसमें आवेशित होने का संकेत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं चिपकाएगा। लेकिन आप एक ऐसा चम्मच लीजिए जिसमें प्लास्टिक की हैंडल लगी हो, आते हैं ना चम्मच कि जिसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। अब अगर आपने उस प्लास्टिक की हैंडल को पकड़ करके चम्मच को रगड़ा ऊन पर और उसके बाद उस मेटल को टच ना करो, उस मेटल को फिर तुम जब कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओगे तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करेगा। अब सवाल ये आया है कि जब तक चम्मच का जो मेटल वाला हिस्सा था, जो उसका भाग था बिना हैंडल का, अगर है वो लकड़ी या प्लास्टिक की हैंडल नहीं है तो तब तो उसमें इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे थे कि ये चार्ज हो चुका है और इसने कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हैंडल पे हम हैंडल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वो आवेशित होने के सारे गुण दिखा रहा है। यानी यहाँ सारा खेल पदार्थ के प्रकार का है। धातु एक प्रकार का है, जो चम्मच बना है वो एक प्रकार के पदार्थ का बना है, और उस पर जो हैंडल लगा होता है वो दूसरे प्रकार का पदार्थ है, और दोनों गुणों में अंतर है। ठीक है, आपने हैंडल के ऊपर हैंडल के साथ लोहे या चम्मच को जोड़ दिया, लेकिन वो दो अलग प्रकार की पदार्थ हैं। अब एक प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ से जोड़ देते हैं, तो यह हम पाते हैं कि सरकंडे की गोली ऋणावेशित हो गई। कहने का मतलब क्या है? इस तरह अब जहाँ सरकंडे गोली आ रही है वहाँ आप वो जो थर्माकोल की बॉल होती हैं उनको सोच लो। मान लो थर्माकोल की बॉल है, आप थर्माकोल का शीट लेके आइए, उसमें से एक काट के एक बॉल बना लीजिए, गोल उसमें से काट लीजिए। तो आपने मान लीजिए ये थर्माकोल की बॉल है और यहाँ पर आपने उसको तांबे के तार से लटका रखा है। अब अगर आप इस तांबे की तार पर इस तरह से माइनस चार्ज भेजोगे, मान लो कोई प्लास्टिक की रॉड है जिसको ऊन से रगड़ा है, उसको जैसे टच कराओगे तो क्या होगा, ये प्लास्टिक की रॉड से माइनस इससे होते हुए इस पूरी गोली के ऊपर आ जाएंगे। तो हमारी जो पूरी वो सरकंडे गोली है, जो वो थर्माकोल की बॉल थी, वो कैसे हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन अगर इसी प्रयोग को नायलॉन के धागे या रबड़ के छल्ले के साथ दोहराएं तो प्लास्टिक छड़ से सरकंडे गोली से कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होगा।
मतलब अभी जो हमने यहाँ तांबे का तार लिया था, अब चलो प्यारो मान लो तांबे का तार ना लेकर के हमने यहाँ रबड़ या नायलॉन जो कि एक अलग तरह का पदार्थ है तांबे के तार से, उसको यहाँ रख दिया, तो अगर आप यहाँ माइनस ऋण वाला प्लास्टिक की रॉड छुआओगे भी तो भी यहाँ पर किसी तरह का चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका मतलब सारा खेल इस तांबे के तार और नायलॉन के धागे का है यहाँ पर। तो ये अब सवाल है कि क्षण से गोली में आवेश के स्थानांतरित न होने का क्या कारण है। एक और सवाल यहाँ आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूँ आपसे, कल भी मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पुस्तक जो है हमसे सवाल को पूछती है और ये बताती है कि कैसे आपको सीखना चाहिए। कोई भी आप जब भी कोई भी विषय पढ़ो, आगे जीवन में आप पढ़ोगे, कोई विषय पढ़ो, कोई भी कोर्स करो, तो उसमें सवाल पूछो। ये सवाल जैसे किताब आपसे पूछ रही है वैसे सीखते हुए आप भी पूछो, अपने टीचर से पूछो, अपने मेंटर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो। और कोई व्यक्ति जब आपको सवाल पूछने से डिस्करेज करे, कहे क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो, तो उनसे हाथ जोड़ लो कि बस सर, बस अब चलते हैं, अब हमारा आपका साथ यहीं तक था। क्योंकि सवाल पूछना ही एक मात्र तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। जवाबों की गारंटी नहीं है, नहीं मिले जवाब। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है, आज भी दुनिया में है, पर इसका मतलब नहीं कि हम सवाल ना पूछें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर के विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपने से होकर के विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पर है। और उनमें ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका फायदा आपको कैसे उठना है। आपको कथा की तरह नहीं सुनना है कि हम कोई कथावाचक हैं और आपको कथा सुना रहे हैं। आपको ये जो जितनी लाइनें हमने अंडरलाइन की हैं इनको आप समझिए और अपनी कॉपी में इनको लिखो। कोई भी शॉर्टकट दुनिया में नहीं होता है, परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर होता तो परिश्रम का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होता इतने हजारों सालों में, जब से पुरुष मनुष्य काम कर रहा है। तो यही एक मात्र तरीका है। तो आपको ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं इनको अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को, तो जो समझा है आपने, जो उदाहरण हम यहाँ बोल रहे हैं उनको मानते हुए, और भी आपने कोई किताब आप देख रहे हो उससे करते हुए, उनको एक कॉपी में लिख लो और हाईलाइट वगैरह कर लिया करो ताकि दिमाग ट्रेंड हो जाए इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ होता है कुछ पदार्थ अपने से होकर के विद्युत को बहुत जल्दी प्रवाहित होने देते हैं, तो जबकि कुछ ऐसा नहीं करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उनको चालक कहते हैं। चालक का मतलब ये है कि बहुत आसानी से चले जाएं उसमें से होकर के चार्ज। और जो विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर स्वतंत्र होते हैं। अब हम इसके अंदर जाकर के बात कर रहे हैं कि असल में ये जो चालकता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इसके पीछे जिम्मेदार हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जिम्मेदार हैं। अच्छा जरा सोचो जैसे आप सोचो जोमेटो कंपनी है, ठीक है, जोमेटो कंपनी है या स्विगी कंपनी है जिससे आप खाना मंगाते हो। तो जोमेटो स्विगी का कोई अपना रेस्टोरेंट तो है नहीं। उसने क्या किया, शहर के जितने रेस्टोरेंट हैं उनके साथ उन्होंने अपने समझौते कर रखे हैं। वो सारे रेस्टोरेंट उनके ऐप पर अपने जहाँ जो खाना बनता है, डिश बनती है, उसको वो डिस्प्ले कर देते हैं। आप खाना मंगाते हो तो जोमेटो उस रेस्टोरेंट से वो खाना आप तक कैसे पहुँचाती है। उसके पास बहुत सारे जो व्हीकल हैं, जो टू व्हीलर होते हैं ना, जो होते हैं वो लोग हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं। क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि हमारे शहर के नॉर्थ साउथ से कब ऑर्डर आएगा, कि हमारे शहर के साउथ साइड से कब ऑर्डर आएगा। हो सकता है नॉर्थ साइड से, शहर के उत्तरी हिस्से से एक व्यक्ति ने ऐसा खाना मंगाया है जो शहर के दक्षिणी हिस्से में बनता है। तो अब क्या होता है, उनके पास लोग होते हैं बहुत सारे, ये जो स्विगी बॉय जिसको आप कहते हैं या जोमेटो बॉय जिसको आप कहते हैं, ये लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, ये तुरंत वो लेकर के वहाँ तक पहुँचना शुरू कर देते हैं। हो सकता है 2 स्टेज में जाते हो कि एक हिस्से से एक तक वो आए, फिर वहाँ से वो आए, जैसा भी वो मैनेज करें। तो आप खुद ही सोच सकते हो ये कंपनी पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, उन स्विगी बॉयज़ पर जो कि ये सारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ऐसे ही कोई धातु जिससे होकर के इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब जिनसे होकर के धारा बह रही है,
तो किस बात पर डिपेंड कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे जो फ्री हों, भाई मोटरसाइकिल तो शहर में बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन हर कोई जोमेटो के लिए काम नहीं कर रहा है। जोमेटो के लिए वही लोग काम के हैं जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके ऑर्डर को लेकर के जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे चालक के अंदर, हमारा पदार्थ चालक तब बनेगा जब उसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दो काम है, आप आगे थोड़ा बहुत जानते होंगे। एटम का मॉडल क्या कहता है, एटम जो होते हैं उनमें एक नाभिक होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉनों को ईश्वर ने काम दे रखा है कि भैया तुम नाभिक के चक्कर लगाते रहना, उसकी परिक्रमा करते रहो। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो उसी काम के लिए मुक्त फिक्स हो गए, उनकी ड्यूटी वही है कि वो उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो पर्याप्त ऊर्जा पा करके इस काम से मुक्त हो जाते हैं कि हम चक्कर वक्कर नहीं लगाएंगे किसी के मतलब हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, हम किसी की नौकरी नहीं करने वाले, हम गुलामी नहीं करेंगे, हम किसी न्यूक्लियस बॉस के हम चक्कर नहीं लगाएंगे कि वो बॉस बैठा है और सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम फ्री रहेंगे। लेकिन फ्री रह के कुछ तो काम करोगे भाई, कुछ तो काम करना पड़ेगा जीवन में। कोई भी जो आया है कुछ तो काम कर ही रहा है। तो ये जो स्वतंत्र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने से स्वतंत्र हो गए, वो किस काम में लग जाते हैं, वो काम में लग जाते हैं धारा के प्रवाह के काम में, वो लग जाते हैं ऊर्जा के प्रवाह के काम में। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, धातुएं, मानव, जंतु शरीर, पृथ्वी सब चालक है। कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश धातुएं अपने से होकर कर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, इसीलिए इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अब मतलब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, धातु हो गए, मनुष्य का शरीर हो गया, जंतु का शरीर हो गया, पृथ्वी जो है ये चालक है। अच्छा, धातुएं क्यों चालक हैं? क्योंकि धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चक्कर में लगा करके बाहर घुमा करते हैं, अंदर ही अंदर, मतलब धातु के अंदर, मतलब बाहर मतलब ये नहीं कि बाहर घूमे। जैसे धातु है तो जैसे अगर आपके पास धातु है, जैसे धातु के अंदर ही घूमेंगे, इसी सतह के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर इस सिरे पर आप पोटेंशियल लगाओगे, इस सिरे बैटरी के सिरे जोड़ोगे तो करंट का फ्लो इनकी वजह से होगा। लेकिन जैसे ये कांच है, ठीक है, ये कांच है, इसके साथ ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर आप करंट वगैरह लगा भी दोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको करंट नहीं मारेगा। अगर इसके अंदर एक करंट वाला तार रखा है तो सीधे छुओगे तो आपको झटका लगेगा, लेकिन अगर आपने कांच पकड़ रखा है तो आप इसके अंदर है तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? आप सवाल पूछोगे भाई चालकता तो फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, तो मानव शरीर में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने सुना होगा कि पालक खाओ आयरन मिलेगा, तो कैसे? मतलब हमारा जो खून है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उसमें आयन है, उसमें चार्ज है, उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं। तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी है। ऐसे जंतुओं में भी होती है, पृथ्वी में भी। भाई पृथ्वी में सारी धातुएं पृथ्वी में तो है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आपने देखे हैं आवर्त सारणी के, वो सब कहाँ है? इसी पृथ्वी के अंदर ही तो है। तो उनमें चार्ज भी है, उनमें आयन भी है, वो अनायनित भी है, हर तरह के वहाँ पर भी चालकता है। देखिए कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक ऐसे बने होते हैं, इनमें नहीं होता है। तो ये अपने से होकर के, जो कि फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास होते नहीं है, तो ये बड़ा, अगर जो कुछ होते भी हैं थोड़ी मात्रा में, उनके लिए बड़ा ही रुकावट डालते हैं। उच्च प्रतिरोध मतलब बड़ा रुकावट डालते हैं, तो इसीलिए इनको विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। यहाँ एक स्टार बना है, अधिकांश इसी में आते हैं। स्टार का मतलब ये है, इन्होंने कहा है कि एक तीसरी श्रेणी है जिसे अर्धचालक कहते हैं। आवेशक गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों और विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, मुख्य रूप से तो चालक और अचालक, चालक और विद्युत रोधी दो तरह के पदार्थ होते हैं, अधिकांश इसी में होते हैं। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी है, एक तीसरे तरह के पदार्थ भी होते हैं जो चालकों और विद्युत रोधी के बीच में आते हैं। इनको अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें अर्धचालकों को हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानते रहिए, स्टार का मतलब है, आप जान लो, आगे पढ़ेंगे। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दे दें
तो वहीं पर रहता है। आप ये समझो, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, मान लो कोई धातु है, सपोज जैसे हम कहें कि जैसे ये धातु है हमारे पास, ये मेरे पास स्टेपलर है, ठीक है, धातु है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे क्या किया, थोड़े से चार्ज लिए और इस पे डाल दिए। चार्ज कहाँ से लाएं? सपोज हमारे पास कुछ चार्ज है, सपोज जैसे चौक है, चौक को हमने जैसे चार्ज है, तो अगर हम थोड़े से चार्ज को इस पे छील दें इस तरह से, सपोज ये जो इस पे स्प्रिंकल निकल रही है ये चार्ज है। जैसे आप देखो यहाँ पर, अभी शायद ना दिखे यहाँ पर, ये जो मतलब इसको हमने कर दिया तो इसकी छीलन जो इसके पाउडर गिर रहा है, सपोज वो चार्ज है। तो अगर सच में इलेक्ट्रॉन होते तो जैसे इस पे गिरते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन जहां जहां धातु की सतह है सब पे फैल जाएंगे, बराबर मात्रा में तुरंत फैल जाएंगे। एक माइक्रो सेकंड भी समय नहीं लगेगा। चालक है भाई, सतह तो इलेक्ट्रॉनों को गति कराने के लिए बिल्कुल मुफीद जगह है। जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर वो बिल्कुल अपने आप को फैला लेंगे, एक मतलब आप जान भी नहीं पाओगे, सब कुछ फैल चुका होगा। लेकिन अगर ये सतह कुचालक की होती, विद्युत रोधी की होती, तो क्या होता, विद्युत रोधी से क्या होगा, जहां आपने चौक रखा है सारे के सारे चार्ज वहीं पर इकट्ठा रहेंगे। क्योंकि ये सतह चालकता वाली नहीं है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को फेवर नहीं करती, इन इलेक्ट्रॉनों का साथ नहीं देती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जहां आप रखोगे वहीं रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं कि चालक, अगर हम चार्ज, आवेश अगर हम चालकों को देंगे तो वो जो आवेश होगा वो चालक की सतह पर फैल जाएगा। मतलब किसी लोहे को अगर आप चार्ज दोगे तो वो जो चार्ज होगा वो लोहे की सतह पर फैल जाएगा। लेकिन अगर उतना ही चार्ज आप किसी प्लास्टिक को दोगे तो जहां आपने चार्ज रखा था वो चार्ज वहीं पर रखा रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे ड्रॉर है, ड्रॉर खोला, आपने कोई सामान रखा, ड्रॉर बंद कर दिया, तो जब कल खोलोगे तो वहीं पर मिलेगा। ऐसे प्लास्टिक की सतह भी वैसे ही होती है, आपने चार्ज प्लास्टिक पर जहां रखा वहीं रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक चालक तो है नहीं, विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी होने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉनों की गति में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करती है। तो जो चार्ज आपने भेजे हैं, इन चार्जों को भी, इन आवेशों को भी आगे पीछे जाने के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं, तो वो चुपचाप वहीं पर बैठे रहेंगे, जहां बैठाया वहीं बैठे रहेंगे। ऐसा क्यों होता है, यह हम अगले अध्याय में सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, आगे अध्याय में हम लोग सीखेंगे। अब देखो, पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जब प्लास्टिक तो विद्युत का रोधी है ना, विद्युत रोधी है, चार्जों को आवेशों गति करने का तो सहूलियत देता नहीं है। आपने रगड़ी बालों में कंघी, तो कंघी जब बालों से रगड़ी तो जो भी चार्ज कंघी पे आए वो कंघी से होते हुए, हमारे शरीर से होते हुए जमीन में नहीं चले गए, बल्कि वो जहां थे उसी कंघी पर रुके रहे। लेकिन धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती? क्योंकि धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर के धरती में चला जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक है। अब अगर मान लो हम लोहे की कंघी ले लें, लोहे की कंघी ली और हम बाल को संवार रहे हैं, तो जब बाल को रगड़ते हैं तो उस दौरान जो चार्ज कंघी पे आते हैं वो हमारे हाथ से होते हुए और हमारे हाथ शरीर से होते हुए, और अगर हम नंगे पैर जमीन पे खड़े हैं तो हमारे पैर से होते हुए जमीन के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर हम रबड़ की चप्पलें पहन रखी है तो क्या होगा? तो फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद सुना हो, जैसे लोग कहते हैं ना कि नहा के आओ तो गीले बदन स्विच को नहीं ऑन ऑफ करना चाहिए, या बरसात के दिनों में गीली चप्पल पहन के बिजली काम नहीं करना चाहिए, बिजली वगैरह कुछ कर रहे हो। या आपने सुना होगा कि स्टूल वगैरह को रख करके जो बिजली काम करने वाले लोग आते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो आते हैं, वो क्या करते हैं, स्टूल प्लास्टिक का या लकड़ी का स्टूल लेते हैं या मोटे सोल की रबड़ की चप्पल पहने रहते हैं। गीला स्टूल पे नंगे पैर खड़े हो जाएंगे तो बिजली का झटका लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कारण उसका यही होता है, देखो पानी जो होता है, प्योर पानी, उसके अंदर चालन का गुण नहीं होता है, बहुत मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो एक तरह से विद्युत रोधी होता है। लेकिन जब जैसे अगर उसमें कुछ नॉर्मली पानी जो होता है वो डिस्टिल वाटर तो होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ
भाई ज़मीन से निकला है या आसमान से बरसा है, कैसे भी तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट मिल जाते हैं। गीला हो गया, लकड़ी के अंदर भी कुछ कोशिकाओं में सॉल्ट थे तो वो मिल गए। तो वो जो भीगी लकड़ी होती है उसमें जो पानी होता है ना, उसमें वो सॉल्ट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, वो एक रास्ता बना देते हैं, जिसकी वजह से इस बात का खतरा होता है कि भीगी रबड़ की चप्पल पहनने से या स्टूल जो गीला है उस पर खड़े होकर के बिजली वाला काम करने से हमें करंट का झटका लग सकता है, क्योंकि चार्ज हमारे शरीर से निकल के वो जब जाते हैं तो वो हमें ऐसा कुछ हमें रिएक्शन होता है। आगे जब लोग धारा वाली बात पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चलो भाई, जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश, छोटा कर दे, अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक, जिसे हमारा शरीर से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करते हुए भूमि में चला जाता है। वही जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि हमारे शरीर से होते हुए चला जाता है। आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को भू संपर्करण या भू संपर्कित करना कहा जाता है। इसको हम कहते हैं अर्थिंग, अंग्रेजी में इसको अर्थिंग देना कहते हैं। और भू संपर्कण विद्युत परिपथों एवं अनुप्रयुक्तियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। आपने शायद सुना हो कि अगर प्रॉपर अर्थिंग ना हो तो घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, घर में जो उपकरण होते हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब जो होते हैं, इनसे झटके लगने के चांसेस होते हैं। तो जब लोग वायरिंग कराते हैं घरों में तो वो इस बात को कहते हैं कि भाई इसकी अच्छी तरह से अर्थिंग सुनिश्चित कर लेना, प्रॉपर अर्थिंग कर लेना, ताकि मान लो कभी किसी समय हम कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो अर्थिंग से वो हमारे शरीर से होकर करंट ना जाए, या जाए तो बहुत कम जाए कि भाई जान ना जाए उस करंट के जाने से, बल्कि वो अर्थिंग से चली जाए। ये हम लोग धारा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि में गहराई तक गाड़ा जाता है और इस प्लेट से मोटे तारों को निकाल कर भवनों में इन तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट भू संपर्करण के लिए किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है, यूज होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, तो जहाँ बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस यूज होती है वहाँ तो होती ही है इसको। हमारे घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे लैपटॉप वगैरह में तो आप देखे होंगे, ये देखो, ये है ना, ये 3 प्लग होते हैं ना, एक ये प्लग होता है, ये तो वही कह रहे हैं। अब इसमें 3 तार इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युन्मय तार, मतलब जिसमें तार जिससे करंट जाती है, उदासीन तार जो दूसरे नंबर का होता है, और भू संपर्क तार, अर्थिंग वाला तार होता है। इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाते हैं और तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है, अर्थिंग वाला जो होता है। विद्युत अनुप्रयुक्तियों जैसे विद्युत इस्त्री जो हम प्रेस करते हैं, फ्रिज, टेलीविजन के धातु के आवरण भू संपर्क तार से जुड़े होते हैं। परिपथ में कोई त्रुटि हो, मतलब सर्किट में कुछ गड़बड़ हो गई हो, या विद्युन्मय तार के धातु के आवरण से स्पर्श होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाता है। इन अनुप्रयुक्तियों को कोई हानि नहीं होती और मनुष्यों को कोई क्षति भी नहीं होती। यदि भू संपर्क तार ना हो तो क्षति पहुंचना, दुर्घटना होना तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, लाजिमी हो जाएगी, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। इसीलिए हमको यहाँ पे पता चला, यहाँ से सवाल बनता है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से कि आखिर अर्थिंग या भू संपर्कण करना क्यों आवश्यक है। तो भू संपर्कण करना इसलिए आवश्यक है ताकि कोई अतिरिक्त आवेश अगर किसी वजह से वहाँ पर रह जाता है तो वो एक सरल रास्ते से, एक सुरक्षित रास्ते से ज़मीन के अंदर चला जाए, क्योंकि ज़मीन भी एक चालक है। और अगर कोई व्यक्ति उसको छू रहा होगा तो व्यक्ति के शरीर से वो नहीं जाएगा, बल्कि उस तार वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि धारा या आवेश हमेशा उस रास्ते को चुनते हैं जिस रास्ते पर कम प्रतिरोध हो। तो हमारे शरीर का प्रतिरोध भले ही, मतलब हम चालक भले ही हों, लेकिन हमारे शरीर का अपना एक ठीक ठाक सा प्रतिरोध है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक भू संपर्क तार लगा हुआ है तो चार्ज कहेगा इस बॉडी से मत गुजरो, वहाँ बड़ा प्रतिरोध है, इस तार से गुजर जाओ। तो वो आपको मारना थोड़ी चाहती है कि वो आपकी हत्या करने के लिए बह रही है घरों में उस इलेक्ट्रिसिटी, वो तो सीधे से रूल फॉलो करती है। अब अगर आपने भू संपर्कण तार नहीं लगा रखा है तो उसके पास रास्ता क्या रहेगा, वो आपके शरीर से ही रास्ता पाएगी, तो आपके शरीर से गुजरेगी और फिर उसका नुकसान उठाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम आते हैं अपने अगले हेडिंग पर, जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो
प्रेरण द्वारा आवेशन कहने का मतलब है, अब हम प्रेरण मतलब जो होता है प्रेरणा, ये आपने शब्द सुना होगा प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को काम करने की कहीं से मोटिवेशन आपको मिले, कहीं से आपको उसका आइडिया आए, और आइडिया आने के साथ साथ आपको थोड़ा सा उत्साह भी हो करने का, मतलब जो आप स्वाभाविक रूप से नहीं करने वाले थे लेकिन किसी के प्रभाव में आकर के आप प्रेरित हो गए, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम विराट कोहली को देखते हैं तो हम क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित होते हैं। विराट कोहली से पूछा गया कि आपको किसने प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे सचिन तेंदुलकर ने प्रेरित किया। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आपको किसने प्रेरित किया, तो उन्होंने कहा मुझे सुनील गावस्कर ने प्रेरित किया। सुनील गावस्कर से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों खेलना शुरू किया, तो वो भी किसी का नाम लेंगे। तो हम प्रेरित होते रहते हैं, हमें प्रेरणा मिलती रहती है करने के लिए, और हर बार हम मतलब वो तो एक इंसानी स्वभाव है। तो हम यहाँ पर आवेशन मतलब होता है आवेशों का उत्पन्न होना, तो हम आवेशों का उत्पन्न होना पढ़ने वाले हैं प्रेरणा के द्वारा, मतलब किसी बाहरी स्रोत के द्वारा जो हमको प्रेरित करती है, हमको मोटिवेट करती है कि चलो भाई आवेश रखो अपने पास। देखो, जब हम किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेशित प्लास्टिक छड़ को स्पर्श कराते हैं तो क्षण का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, और वो आवेशित हो जाती है। ओके, इस प्रकार सरकंडे की गोली संपर्क द्वारा आवेशित होती है, ठीक है, सही बात है। जब यह प्लास्टिक क्षण से प्रतिकर्षित होती है तब कांच की क्षण जो कि विजातीय आवेशित है की ओर आकर्षित होती है। तो जब सरकंडे की गोली पर किसी तरह का ऋणावेश या प्लास्टिक की तो क्या है आवेशित हो जाती है, हाँ ठीक है। और इस प्रकार से अब वो समान आवेश के साथ प्रतिकर्षित होती है और विजातीय आवेश से वो आकर्षित होती है। परंतु कोई विद्युन्मय क्षण हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करती है, इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, अभी भी नहीं मिल पाया कि भैया देखो, आपने कहा कि हमने एक प्लास्टिक है, इसको हमने रेशम से लेकर के रगड़ा तो भाई इसके अंदर चार्ज आ गए, हमें समझ में आ गया, हाँ चार्ज आ गए। उसके बाद कोई हल्का कागज का टुकड़ा जो रखे हैं उनके पास हम ले गए तो इसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। या हम टेलीविजन चलाते हैं, अपने हाथ को ले जाते हैं तो हमारे हाथ के जो रोए हैं ये आकर्षित हो जाते हैं। सवाल ये है कि वो कागज के टुकड़े में चार्ज कैसे आ गया? तो उसका जवाब ये होता है कि जो प्लास्टिक है, जिस प्लास्टिक पे चार्ज हैं जो कि रगड़ने से आए हैं, ये चार्ज जब किसी वस्तु के पास जाते हैं तो उस वस्तु के अंदर भी ये चार्ज प्रेरित कर देते हैं, ये आवेश को प्रेरित कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन उसको कहा जाता है। तो आप जब टच कराने जाते हो तो वहाँ पर प्रेरणा के द्वारा इसकी प्रेरणा से वो जो पदार्थ है, वो जो टुकड़ा है, वो आवेशित हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अभी तो रगड़ वाली बात चल रही थी ना कि हमने कांच को रगड़ा, हमने प्लास्टिक को रगड़ा, दो रगड़ी हुई चीज़ों को पास लाया, अट्रैक्ट किया। एक कांच को रगड़ा, दूसरे कांच को रगड़ा, दोनों को पास लाए, प्रतिकर्षित किया। एक प्लास्टिक को रगड़ा, दूसरे प्लास्टिक को रगड़ा, पास लाए तो रिपेल हुआ। वहाँ तो बात समझ रही कि इसको रगड़ने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको रगड़ने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बात सही है। सजातीय चार्ज, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। हमें इस पर कोई भी किसी तरह का हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इस पर किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहते। लेकिन ये कैसे आप कह रहे हो कि आपने थर्माकोल के बहुत महीन कुछ कहीं टुकड़े रखे हैं, आपने प्लास्टिक को रगड़ा, उसके पास गए तो अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका क्या मतलब है कि क्या वो प्लास्टिक, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, ऋणात्मक चार्ज आया है, तो क्या वो प्लास्टिक पॉजिटिव चार्ज था? चलो हमने कांच की, अभी प्लास्टिक को रगड़ा तो ले गए तो भी कांच, वो जो थर्माकोल के टुकड़े चिपक गए। फिर हमने प्लास्टिक कांच को रगड़ा, प्लास्टिक को रगड़ा, उसको ले गए, उस पर भी चिपक गए। अब आप कहोगे ये क्या बात है, कांच को रगड़ के ले जा रहे हैं तो भी चिपक जा रहे हैं वो थर्माकोल के टुकड़े, प्लास्टिक को लेके जा रहे हैं तो उसको भी चिपक जा रहे हैं। जबकि हमें मालूम है प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज आता है, कांच पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्या थर्माकोल की जो गोलियां हैं, अगर वो कांच पे भी चिपक रही हैं, अगर वो प्लास्टिक पे भी चिपक रही हैं, तो क्या थर्माकोल की गोलियां जब चाहे पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर ले आती हैं और जब चाहे नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले आती हैं?
तभी तो ऐसा हो रहा है कि वो चाहे प्लास्टिक ले जाओ चाहे कांच ले जाओ वो सब पे चिपक जाती है। तो हमारा जवाब यहाँ पर ये है कि देखो थर्माकोल की जो गोलियां होती हैं अगर उनको हम उदासीन माने, मतलब उसमें कोई नेट चार्ज नहीं था, मतलब चार्ज थे, सब संतुलित थे, लेकिन जब आप उसके सामने कांच की छड़ लेके जाते हो या प्लास्टिक की छड़ लेके जाते हो तो उस पर्टिकुलर क्षण पर, उस विशेष क्षण पर वो जो पदार्थ है, वो जो थर्माकोल गोलियां हैं, वो अपने अंदर ऐसे चार्ज उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, आवेश प्रेरित हो जाते हैं कि वो उसी हिसाब से आकर्षित हो जाती है। तो इसको समझना है हमें, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसका मतलब क्या है। आइए हम समझने का प्रयास करें कि निम्नलिखित प्रयोग को करने पर क्या हो सकता है। चलो भाई प्रयोग करो। आई लव दिस बुक। विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे दो धातु गोले ए और बी को चित्र ये में दर्शाए अनुसार एक दूसरे के संपर्क में लाइए। चलिए भाई क्या कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं कि हमारे पास दो गोले हैं ए और बी, उदासीन है, कोई चार्ज उनके ऊपर अनबैलेंस असंतुलित चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। फिर एक धनावेशित क्षण इन गोलों में से किसी एक माना ए के निकट लाइए। पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। और यह सावधानी बरतिए कि क्षण गोले से स्पर्श ना करे, क्षण को गोले से स्पर्श नहीं कराना, नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षण की ओर आकर्षित होते हैं, अच्छा बात है। गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है, ओके। दोनों प्रकार के आवेश धातु के गोलों से आबद्ध रहते हैं, अच्छी बात है। पलायन नहीं कर पाते अतः वे पृष्ठों पर ही चित्र में दर्शाए अनुसार रहते हैं, ठीक बात है। गोले ए के बाएं पृष्ठ पर ऋणावेश का आधिक्य और गोले के दाएं पृष्ठ पर धनात्मक आवेश का आधिक्य हो जाता है, अच्छी बात है। तथापि गोले के सारे इलेक्ट्रॉन ए के बाएं पृष्ठ पर संचित नहीं होते हैं, अच्छा। जैसे ही गोले ए के बाएं पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन एकत्र होना शुरू होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं और कुछ ही क्षण में क्षण के आकर्षण के कारण क्रिया तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्षण के बीच साम्य स्थापित हो जाता है और चित्र 14.1.4 बी साम्य अवस्था को दर्शाता है। इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं और यह लगभग तात्कालिक है, अच्छा बात है। जब तक कांच की छड़ गोले के निकट रहती है तब तक चित्र में दर्शाए अनुसार संचित आवेश पृष्ठ पर रहता है। यदि क्षण को हटा लेते हैं तो आवेशों पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है और वे अपनी उदासीन अवस्था में वापस लौट जाते हैं। क्या बात है, जरा समझो भैया, इस चित्र को भी बना दिया उन्होंने। दो गोले हैं ए और बी, उदासीन है। आपने क्या किया, एक कोई क्षण है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, उसको रखा। तो जो धन आवेश है यहाँ पर, तो इन गोलों के अंदर जो ऋणावेश थे वो इस धन आवेश के आकर्षण में आकर के इधर आकर इकट्ठा हो गए। तो अब अगर यहाँ से भी चार्ज आ गए, यहाँ से भी चार्ज आ गए, इस तरह से आ गए, तो आप सोच सकते हो कि जो पीछे वाला हिस्सा था वो धनात्मक रह गया और इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो रहे हैं पहले की तुलना में ज़्यादा, तो इसीलिए ये हिस्सा ऋणावेशित है। अब आपने क्या किया, देखो भाई, आपने क्या किया कि जब तक पहले तो टच कराए थे, टच कराने के मतलब है रास्ता बना था, तो जो साम्यावस्था आने के लिए जो भी जितने चार्ज आने वाले थे वो आ गए। उसके बाद आपने गोले को अलग कर लिया, धोखा हो गया। अब क्या हुआ, गोले को अलग कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से नहीं जा पाए इस इलाके में, क्योंकि ये तो लालच में थे ना इस पॉजिटिव चार्ज के जो कि क्षण के अंदर है। अब जैसे आपने अलग किया तो इस हिस्से में इलेक्ट्रॉनों कमी बनी रही और ये हिस्से पे आपके धन आवेश रह गया और यहाँ पर जो आए थे ऋणात्मक आवेश वो इसी इलाके में रह गए। और अब आपने क्या किया, इस रॉड को भी हटा दिया। जैसे आपने रॉड को हटाया तो जितने भी निगेटिव चार्ज थे ये अब क्या करेंगे, अब ये जब यहाँ धनावेश नहीं दिखेगा तो ये कहेंगे अरे भाई वापस जाओ अपनी जगह जहाँ धनावेश था, लेकिन रास्ता तो बंद हो चुका है। तो अब यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने का प्रयास करेंगे, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी इधर आकर रहना पसंद आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों स्थितियों में कोई रास्ता नहीं होने की वजह से ये इधर आ जा नहीं सकते। अब देखो, अब आपने क्या देखा, आपका जो गोला ए है वो नेगेटिव चार्ज के साथ रह गया और जो गोला बी है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रह गया है। आपने इस धन आवेश को इस पर ट्रांसफर कभी नहीं किया, इस पर स्थानांतरित तब होता जब आप दोनों को टच कराते, टच कराया नहीं।
और कितने तरीके से, कितने सलीके से आपने ये सब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग कर दिया। इस तरह की घटनाएं हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। इतिहास में भी पाया गया जब लालच दे करके जो है लोगों को अपनी तरफ इस तरह से खींचा गया, और फिर वो जो कारण था लालच वाला वो हट गया, और फिर लोगों को महसूस हुआ कि वो तो धोखे का शिकार हो गए हैं, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी और प्लस माइनस चीज़ें अलग हो चुकी थी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ था। कभी मौका लगेगा तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, कैसे फिजिक्स के रूल जो है ये सोशलॉजी में, सोशल साइंस में भी काम करते हैं। समाज छूता नहीं, समाज में भी फिजिक्स के ही रूल काम करते हैं। सोशियो डायनेमिक्स, सोशियो फिजिक्स वगैरह सब यही सब बताती है। तो कांच की छड़ को बाएं गोले के निकट रखते हुए दोनों गोलों को एक दूसरे से कुछ पृथक कीजिए। ऐसा करने पर दोनों गोले विजातीय आवेशों द्वारा आवेशित होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। छड़ को हटा लीजिए। गोलों पर आवेश 1.4 डी के अनुसार स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं। अब दोनों गोलों के बीच पृथक्कन अधिक कीजिए। ऐसा करने पर चित्र 1.4 ई में दर्शाए अनुसार आवेश गोलों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में धातु गोले आवेशित हो जाते हैं। धनावेशित कांच की छड़ के आवेश की कोई क्षति नहीं होती, जो संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया के विपरीत है। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हमने कहा कि हमारे पास सरकंडे गोली है, कोई आवेश नहीं था। हमने प्लास्टिक को रगड़ा, माइनस आवेश आया, ऋण आवेश आया, टच कराया। टच कराकर हमारे जो यहाँ के जो चार्ज थे वो सरकंडे गोली पे चले गए, बकायदा टच हुआ। प्रेरण द्वारा क्या होता है? कोई टच नहीं होता, नो टचिंग इज अलाउड। तो अगर टच नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में ये जो घटना हो जिससे चार्ज आ रहा है उस बॉडी के ऊपर, उसको हम प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। यही होता है, असल में भी यही होता है कि जब हमारे पास थर्माकोल गोलियां रखी और हम उसके पास कांच की छड़ ले जाते हैं तो थर्माकोल की गोलियों के ऊपर बिना टच कराए ही इसकी वजह से एक इंडक्शन काम करता है, एक फील्ड यहाँ पर जनरेट होती है। अभी फील्ड का वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए। एक तरह के चार्जों का इसके अपोजिट चार्ज यहाँ पर आते हैं और उसी की वजह से इनमें बल काम करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अगर ये थर्माकोल के रखी हैं, आप कांच ले जाओ तो कांच के चार्ज के हिसाब से यहाँ पर कुछ होता है, उसकी वजह से वो ट्रांसफर हो जाता है। ये सब हो रहा है। तो दूसरे क्या लिखा है सेंटेंस इस तरह से है कि जब किसी विद्युन्मय क्षण को हल्की वस्तुओं के निकट लाते हैं, यही प्रभाव होता है। क्षण वस्तुओं के पास वाले पृष्ठ पर विजातीय आवेश प्रेरित करती है और सजातीय आवेश वस्तुओं के दूसरे वाले भाग पर पहुंच जाता है। ऐसा तब भी होता है जब हल्की वस्तु चालक नहीं होती। यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसका स्पष्टीकरण बाद में अनुच्छेद 1.10 और 2.10 में किया गया है। दोनों प्रकार के आवेशों के केंद्रों में कुछ पृथक्कन होता है। हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तथापि बल का परिमाण आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करने के कारण आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। फलस्वरूप कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोली आदि हल्के होने के कारण क्षण की ओर खींच जाते हैं। जरा मुझे चित्र बनाने दो। जैसे मान लो ये सरकंडे की गोली है, थर्माकोल का बॉल है, आपने इसके पास एक इस तरह के रॉड ले गए हो, अरे मैं इसको अलग बनाता हूं, एक रॉड ले गए हो, अरे टच करा दिया, खराब आर्ट। सरकंडे की गोली है, आप इसके पास प्लास्टिक की छड़ ले गए, टच नहीं कराया। प्लास्टिक की छड़ पर यहाँ निगेटिव चार्ज हैं बहुत सारे, तो क्या होगा कि इस पे यहाँ पर सजातीय आवेश प्लस चार्ज आ जाएंगे, इसके दूसरे हिस्से पे विजातीय आवेश माइनस, सॉरी सजातीय तो यहाँ आ गए और जो विजातीय हैं वो यहाँ आ गए। तो देखो इनके बीच की दूरी क्या है? कम है। ये दूरी कम है और ये जो दूरी है ये इसकी तुलना में अधिक है। तो इन सजातीय में प्रतिकर्षण होगा और ये जो विजातीय है प्लस और ये माइनस, इसमें आकर्षण होगा। तो यानी कि इस सरकंडे गोली का एक हिस्सा प्लस है, एक हिस्सा माइनस है और प्लास्टिक हमारी माइनस है। तो इस माइनस और इस माइनस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण होगा, और इस माइनस और इस प्लस के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण ज्यादा प्रभावी होगा प्रतिकर्षण से, क्योंकि ये चार्ज दूर है, तो दूर वाले चार्ज धक्का दे रहे हैं, उस धक्के के प्रभाव पास वाले चार्ज जो कि खींच रहे हैं उसके प्रभाव से बड़ा नहीं होगा। और इसीलिए ओवरऑल क्या होता है, कुल मिला के हमारे सामने ये होता है, यही लिखा है, इस चीज को जरा अंडरलाइन कर दें कि आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आकर्षण पास वाले चार्ज की वजह से होता है। फलस्वरूप कागज के टुकड़े, सरकंडे, गोली आदि हल्के होने के कारण क्षण की ओर खींचे चले आते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये देखो, ये वही चीज है, उदाहरण नंबर 1.1, यही चीज, इसको मैं आपसे कहूंगा, ये आपका होमवर्क है। कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आप किसी धातु गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं? धनावेशित करना है, ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। जो पीछे हमने पढ़ा है वही चीज है कि आपने एक गोला लिया, उदासीन था, उसके पास ऋणात्मक आवेश वाली रॉड ले गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके इस सिरे से प्लस इकट्ठा हो गए और इस सिरे पर माइनस इकट्ठा हो गए होंगे। हमने एक तार जोड़ दिया यहाँ पर इस तरह से भूमि के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ ए था, ए से बी में आए तो यहाँ प्लस माइनस हुआ, बी से सी में गए तो जो माइनस थे इनके लिए रास्ता चला गया भूमि में, तो भूमि के अंदर ये जो प्लस थे ये चले गए, ये माइनस चले गए। आपने कहा प्लस क्यों नहीं गए, क्योंकि प्लस तो इस माइनस के आकर्षण में, इसी लालच में इधर ही रुके रहेंगे, वो थोड़ी भागेंगे इधर। और माइनस को ये माइनस रिपल कर रहा है, तो ये अपना रास्ता पा करके चले गए भूमि में। और उसके बाद ये इधर ही रहे इसी आकर्षण में, और थोड़ी देर बाद आपने जब ये रॉड हटा ली तो सारे चार्ज अपने आप इस पूरे गोले पर फैल गए। इस तरह से आपने किसी गोले को टच भी नहीं किया और उसको आपने धनावेशित भी कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो अगला हमारा जो विषय रहेगा 1.5 वो होगा विद्युत आवेश के मूल गुण। ये जो आवेश लोगों ने जिसके बारे में बात की, आखिर इनमें गुण क्या थे, इनमें कौन कौन से लक्षण थे। ये क्वांटाइजेशन थे, क्वांटमीकरण था, ये मतलब संरक्षित होते हैं, क्वांटमीकरण होता है, योज्यता होती है, अलजेब्रिक फॉर्म में ऐड होते हैं, इनका परिमाण कितना होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे पढ़नी है। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगली हिस्से में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।